के लेखक कौन है? साथ ही आप लोग जानते हैं हिंदी साहित्य की जो भूमिका है उसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, साथ ही हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक जो इतिहास है उसके लेखक कौन है? उसके लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं, जो कि चौथे क्रम पे हैं। उत्तर भारत की संत परंपरा, यह जो रचना है इसकी यह परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? परशुराम चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखी गई रचना है। साथ ही हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास सर्वप्रसिद्ध रचना है, आप लोग जानते हैं यह साहित्य बच्चन जी के द्वारा लिखा हुआ है। एक और बची हुई जो रचना है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो वो साथियों वह गणपत चंद्रगुप्त जी द्वारा लिखा है। तो आपको अब क्या करना है, इस सूची में जो कूट दिए हुए हैं उन कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो देखिए ए का 2 जिस विकल्प में आपको दिखे, बी का 4 दिखे, सी का 1 दिखे, डी का 3 दिखे, ठीक है, और ई का 5 वह विकल्प आपका सही होगा। तो इस प्रश्न में आप देखेंगे तो आपका जो विकल्प है वह भी विकल्प सही होगा। ठीक है, देखिए ये सभी साहित्य की पुस्तकें हैं, आलोचनात्मक पुस्तकें हैं और इनके लेखक हैं, तो इनके सुमेलन आपको करना है। ठीक, आगे चलते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता, यह शीर्षक जो है हिंदी के साहित्य इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपर्युक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया? देखिए साहित्य का इतिहास लेखक करने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हैं और जॉर्ज ग्रियर्सन भी हैं, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता इस शीर्षक का संबंध किससे है? जॉर्ज ग्रियर्सन की इतिहास ग्रंथ से है, जिसमें कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन ही आपको देखने को मिलेगा और प्रथम बार उन्होंने उन कुछ कालों का नामकरण भी किया है। तो यह जो प्रश्न है साहित्य इतिहासकार ने किस इतिहासकार ने सुझाया? यह जॉर्ज ग्रियर्सन ने सुझाया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विद्यापति की पदावली, विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय क्या है? देखिए क्या वर्णन किया है उन्होंने विद्यापति पदावली में, तो राजनीतिक द्वंद्व है, वयः संधि है, पुरुष परीक्षा है, अनमेल विवाह का बात की गई है, बाल विवाह की बात की गई है। साथियों देखिए सबसे पहली चीज जो बात है वह राजनीति, तत्कालीन राजनीतिक द्वंद्व उस रचना में दिखाया गया है। साथ ही वयः संधि, ठीक है, वयः संधि का जो मिश्रण है वह भी वहां देखने को मिलता है। तो अब देखिए ये विकल्प जो आपको दोनों ही विकल्प जिस भी विकल्प में मिले वह आपका सही और समुचित विकल्प होगा। ठीक है, वही आपका आंसर होगा। तो यह राजनीतिक एक और वयः संधि ये दोनों ही विकल्प आपको ए विकल्प में मिलते हैं। तो जो आपका उत्तर होगा वह होगा 73 में ए। ठीक है, तो इसको आप विकल्प आपको ए ठीक करना है। आगे चलते हैं। देखिए नीचे एक क्वेश्चन और है, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है? ठीक है, ब्राह्मण एक अपभ्रंश है और उस अपभ्रंश से दिए हुए विकल्पों में से किसका विकास हुआ है? देखिए कुछ अपभ्रंश दिए जा रहे हैं और उनसे विकसित जो बोलियां हैं, ठीक है, कौन सी बोली विकसित हुई? बोलियां या भाषाएं, भाषाएं कर लेते हैं। विकसित जो भाषा है, अपभ्रंश देखिए कौन कौन सी अपभ्रंश है? तो सौरसेनी एक अपभ्रंश है। कौन सी? सौरसेनी अपभ्रंश। साथियों सौरसेनी अपभ्रंश एक अपभ्रंश है। मागधी अपभ्रंश है, मागधी भी एक अपभ्रंश है।
मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी एक अपभ्रंश है, महाराष्ट्री, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश है, और ब्राचड एक अपभ्रंश, ब्राचड या ब्राचड़ अपभ्रंश है। तो सौर सेनी से देखिए कौन कौन सी भाषाएं या बोलियां विकसित हुई। तो राजस्थानी का विकास हुआ, गुजराती और खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली का विकास देखने को मिलता है। ठीक, राजस्थानी, गुजराती, खड़ी बोली का विकास। अर्धमागधी से देखिए तो आपको मागधी से विकसित होने वाली जो भाषा है वह है बिहारी, बंगला, उड़िया। ठीक है, बिहारी, बंगला और उड़िया से हमें उतना तात्पर्य नहीं है, बहरहाल नाम लिख लेते हैं, बिहारी, बंगला और उड़िया। असमिया भी है, तो यहाँ पर 3 ही रखेंगे हम लोग। अर्धमागधी, अर्धमागधी जो अपभ्रंश है, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है, पूर्वी हिंदी का विकास जो है, पूर्वी हिंदी का जो विकास है वह अर्धमागधी से हुआ है। महाराष्ट्री से मराठी बोली या भाषा का विकास हुआ है। प्राचड़ से सिंधी का विकास हुआ है। ठीक है, सिंधी का विकास क्या है, किससे हुआ है, तो ब्राचड़ से सिंधी का विकास हुआ है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। ध्यान रखिएगा इसको। यहां पर थोड़ा सा सुधार करेंगे। खड़ी बोली चूंकि पश्चिमी हिंदी की बोली है, तो यहां हम लोग खड़ी बोली ना करके पश्चिमी हिंदी कर लेते हैं। ठीक है, पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है, ध्यान रखिएगा इसका। राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, गुजराती, यही मुख्य विभाजन है। कुछ अन्य विभाजन भी दिए गए हैं, लेकिन जो हिंदी के दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है मैंने वहां आपको लिखवा दिया है। ठीक है, तो ब्राचड़ जो है, ब्राचड़ से सिंधी का विकास हुआ है। बिहारी हिंदी का विकास किससे हुआ है, बिहारी हिंदी का विकास किससे हुआ है, मागधी से। मराठी का विकास किससे हुआ है, तो महाराष्ट्री अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। आगे चलते हैं। तो आपका विकल्प इस प्रश्न में जो होगा वह सी विकल्प होगा, सिंधी अपभ्रंश। विद्वानों द्वारा रीतिकाल, विद्वानों द्वारा रीतिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा सत्य नहीं है। देखिए इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है जो कि रीतिकाल के बारे में कहा गया है। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया नाम है। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं द्वारा दिया गया नाम है। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद द्वारा दिया गया नाम है। उपर्युक्त में से एक से अधिक विकल्प सही होंगे और उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो साथियों देखिए इसमें जो विकल्प है वह आपका उपर्युक्त में से कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि रीतिकाल जो नामकरण किया है वो किसने किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। और इसमें पूछा क्या गया है, विद्वानों द्वारा दिए गए रीतिकाल के नामकरण संबंधित कौन सा सत्य कथन नहीं है, तो सभी सत्य हैं। ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो आप समझ लीजिए कि सभी सत्य हैं। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है और श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। ठीक है, तो आपका जो विकल्प होगा वह उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखिए गोरखनाथ की रचनाओं को सांप्रदायिक कहकर साहित्य से बहिष्कृत करने वाले विद्वान कौन हैं। देखिए गोरखनाथ की जो रचनाएं हैं उनको सांप्रदायिक कह करके साहित्य से बहिष्कृत करने का काम किसने किया है, तो साथियों यह जानते रहिए रामचंद्र शुक्ल ने इस काम को किया है। ठीक है, जबकि अन्य जो लेखक हैं उन्होंने ऐसा काम नहीं किया, बल्कि रामचंद्र शुक्ल ने ही यह कार्य किया है। तो इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य में छंदों का बादशाह, हिंदी साहित्य में छंदों का बादशाह या छप्पयों का राजा किसे कहा जाता है, तो
नरपति नाल को कहा जाता है, अमीर खुसरो को या दलपत विजय को। साथियों आप लोग जानते हैं कि छंदों का बादशाह या छंदों का छप्पयों का राजा किसे कहा गया है? तो दिए गए जो विकल्प हैं इनमें से कोई नहीं है, जबकि चंद बरदाई, ठीक है, चंद बरदाई जिन्होंने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना की थी, उन्हें क्या कहा जाता है? चंद बरदाई को क्या कहा जाता है? छप्पयों का राजा या छंदों का बादशाह कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चंद बरदाई हैं, चंद बरदाई को ही क्या कहा जाता है? छप्पयों अथवा छंदों का बादशाह कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो की इन्होंने रचना की है, इनकी रचना का क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो इनकी प्रसिद्ध रचना है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज रासो इनकी प्रसिद्ध रचना है और इसमें इन्होंने 68 प्रकार के छंद प्रयोग किए हैं। ठीक है, 68 प्रकार के छंद इसमें प्रयोग किया गया है और इसे आदिकाल में रचित छंदों का पिटारा भी कहा जाता है या छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। ठीक है, चंदबरदाई जी का प्रिय छंद कौन सा था? तो चंदबरदाई जी का प्रिय जो छंद है वह छप्पय है। ठीक है, कौन सा छंद है? छप्पय छंद है। और इन्होंने पृथ्वीराज रासो में कितने छंदों का प्रयोग किया? 68 प्रकार के। कितने प्रकार के? 68 प्रकार के छंदों का इन्होंने प्रयोग किया है। और छंदों का अजायब घर, छंदों का अजायब घर भी इसे कहा जाता है, इस रचना को। ठीक है, छंदों का अजायब घर। अजायब घर कहा जाता है। ठीक है, साथ ही देखिए तो छंदों का बादशाह किसने कहा? छंदों का बादशाह किसने कहा? तो आप ध्यान रखें कि नामवर सिंह ने इन्हें छंदों का बादशाह कहा है। किसने कहा? चंदबरदाई को किसने कहा है? तो नामवर सिंह ने, नामवर सिंह ने इन्हें छंदों का बादशाह कहा है। ठीक है, इस चीज को, इन सूचनाओं को याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। और जो विकल्प है आपका, यह विकल्प आपका सही होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, हिंदी साहित्य में छंदों का बादशाह या छप्पयों का राजा किसे कहा जाता है? तो चंद बरदाई को कहा जाता है। और चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो के लेखक, रचयिता, एक तरह से कह लीजिए कवि, और दूसरे यह जो है छप्पय छंद को अत्यधिक पसंद करते थे, छप्पय छंद में ही रचना करते थे ज़्यादातर। पृथ्वीराज रासो में आप देखेंगे तो 68 प्रकार के छंद देखने को मिलेंगे। छंदों का अजायब घर कहा जाता है इस रचना को। ठीक है, आगे कबीरदास ने खुद ही ये बात कही है, स्वीकार किया है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ठीक है, मतलब कभी भी कलम और स्याही को उन्होंने, कलम को कभी गहा नहीं और स्याही को कभी छुआ नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिए रासो शब्द, रासो शब्द का जो प्रयोग है या उत्पत्ति है, विभिन्न लेखकों ने या विभिन्न जो लेखक समुदाय है वो लोग क्या करते हैं? अलग अलग मानते हैं। ठीक है, तो जो लेखक जो मानते हैं उनमें से अलग अलग उनका मत है। अब रासो शब्द की जो उत्पत्ति है वो रसायन शब्द से किसने मानी है? तो रसायन शब्द से उत्पत्ति मानने वाले जो लेखक हैं वह रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? रासो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? रासो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? रसायन शब्द से हुई है, रसायन शब्द से मानते हैं। ठीक है, जबकि गारसा दत्तासी क्या कहते हैं? रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से मानते हैं। ठीक है, राजसूय शब्द से मानते हैं। इसके अतिरिक्त हजारी प्रसाद द्विवेदी देखिए तो रासक शब्द से मानते हैं और यह मत हजारी प्रसाद जी का है, रासक शब्द
ठीक है, रासक शब्द से उत्पत्ति कौन मानते हैं? रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? रासक शब्द से। ठीक है, रासक शब्द से उत्पत्ति किसने मानी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अलावा देखिए तो हर प्रसाद शास्त्री, देखिए एक नाम और आएगा आपके समक्ष, हर प्रसाद शास्त्री। हर प्रसाद शास्त्री ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? ठीक है, रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? नरोत्तम स्वामी ने किस शब्द से मानी है? नरोत्तम स्वामी हुए, किस शब्द से मानते हैं रासो शब्द की उत्पत्ति? नरोत्तम स्वामी हैं। नरोत्तम स्वामी ने रासक शब्द से ही माना है। श्यामल दास किससे मानते हैं? श्यामल दास किस शब्द से मानते हैं रासो की उत्पत्ति? और गणपति चंद्र किस शब्द से मानते हैं? तो साथियों देखिए, जो हर प्रसाद शास्त्री हैं वो रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं? राज यश से। ठीक है, राज यश शब्द है, रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं, राज यश शब्द से मानते हैं। जबकि नरोत्तम स्वामी जो हैं वह रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं? रासक शब्द से मानते हैं। ठीक है, किससे मानते हैं? रासक शब्द से ही मानते हैं, मतलब हजारी प्रसाद जी के मत से सहमत हैं। जबकि आप देखिए नंद दुलारे वाजपेयी एक नाम लिख लीजिए। नंद दुलारे वाजपेयी ने क्या किया है? नंद दुलारे जी ने रास शब्द से रासु की उत्पत्ति मानी है। ठीक है, रास शब्द से रासु की उत्पत्ति मानी है नंद दुलारे वाजपेयी जी। और श्यामल दास ने किससे मानी है? श्यामल दास का नाम याद रखिए, श्यामल दास ने रहस्य शब्द से मानी है। ठीक है, रासु शब्द की उत्पत्ति रहस्य शब्द से मानी है। किससे मानी है? रहस्य शब्द से मानी है। जबकि जो गणपति चंद्र गुप्त हैं, गणपति चंद्र गुप्त जी ने रासक, रासु इस प्रकार से देखिए, तो रासक शब्द से मानते हैं, रास शब्द से जो कि विकसित होता गया, फिर यही रासा, रासु और रासो हो गया, यही रास, रासा, रासु और अंत में जाकर रासो हो गया। ठीक है, तो ये विकसित परंपरा गणपति चंद्रगुप्त ने दी। रासक शब्द रास, रासा, रासु और रासो अंतिम रूप में परिणत हो गया। तो यह मत किसका है? यह गणपति चंद्रगुप्त का है। जबकि नंद दुलारे वाजपेयी क्या मानते हैं? नंद दुलारे वाजपेयी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे माना है? रास शब्द से माना है। ठीक है, किससे माना है? रास शब्द से माना है। इस मत को याद रखिएगा। ठीक है, किससे माना है? रास शब्द से माना है। और एक अंतिम तथ्य और लिखिए, राम स्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने किससे माना है? तो रास, देखिए राउस या रस शब्द से। ठीक है, किससे माना है? राउस या रस शब्द से माना है। याद रखिएगा, राउस या रस शब्द से माना है। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं, इस चीज को नोट कर लीजिएगा कहीं पे। ये देखिए, ऐसे प्रश्नों को क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा मेहनत करने के लिए, या प्रैक्टिस सेट ही कर रहे हैं तो उसी समय आप एक जगह पर प्रैक्टिस सेट में ही कलेक्ट करिए, रिवाइज करिए बार बार, क्योंकि इतने तथ्य हैं, इतने तथ्यों को आपको संभालना या
एक जगह एकत्र करना पड़ेगा, अन्यथा जब रिवीजन करने का वक्त आएगा तो फिर दिमाग से फिसलता चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे रासो शब्द का रसायन से कौन मानता है, रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से, राजसूय शब्द से कौन मानता है, गासा दत्तासी मानते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी किससे मानते हैं, रासक शब्द से मानते हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने किससे माना है, रस या राउस शब्द से माना है, रस या राउस शब्द से माना है। जबकि हर प्रसाद शास्त्री ने राजयश शब्द से माना है। ठीक है, हर प्रसाद शास्त्री ने राजयश शब्द से माना है। नरोत्तम दास ने किससे माना है, रासक शब्द से मानते हैं। श्यामल दास हैं एक, श्यामल दास रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य शब्द से मानते हैं। ठीक है, नोट रखेंगे, इसको याद रखेंगे। जबकि गणपति चंद्र जी ने रासक से माना है, और इस रासक की जो विकसित होती परंपरा है, रासो, रासा, रासु और रासो, रास, रासा, रासु और रासो किस प्रकार से बना, उसकी पूरी की पूरी विकास की यात्रा उन्होंने दी है नंदुलारे वाजपेयी। नंदुलारे वाजपेयी का नाम कैसे भूल सकते हैं, और उन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति रास से बताई है। ठीक है, रास शब्द से बताई है। तो यह इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, कर लीजिएगा, प्रैक्टिस में भी रखिए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित में से रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। अर्चना, आराधना और अणिमा गीतिका, इन सभी रचनाओं का क्रम क्या है। साथियों देखिए, इनको आप सबसे पहले क्रमबद्ध करने के लिए सन इनका याद होना चाहिए। ठीक है, तो गीतिका का क्या सन है, गीतिका का सन, अणिमा का सन, ठीक है, आराधना का सन और अर्चना, इन सभी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष हमें याद होना चाहिए। ठीक है, प्रकाशन वर्ष क्या है, प्रकाशन वर्ष क्या है, तो इसके लिए हम याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। गीतिका का प्रकाशन वर्ष 36 है। गीतिका का प्रकाशन वर्ष कितना है, 1936 है। अणिमा का कितना है, 1943 है। कितना है, 1943 है। आराधना और अर्चना का प्रकाशन वर्ष भी ध्यान रखेंगे। अर्चना का प्रकाशन वर्ष क्या है, 53 है। अर्चना का 1950 है। ठीक है, तो हमें यह ऊपर और नीचे, अर्चना 1950 है और आराधना, ठीक है, की जो रचना प्रकाशन वर्ष है 1953 है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग गीतिका 1936, अणिमा 1943, अर्चना 1950, फिर से गीतिका आ गया तो इसमें नहीं है। ठीक है, आपको कौन सा विकल्प सही करना है, देखिए इसमें किसी विकल्प में अगर आपको मिलता है तो वह किस में मिलेगा, गीतिका, अणिमा, अर्चना और गीतिका। आराधना होना चाहिए अर्चना के बाद, मिसप्रिंट है इसमें, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है और इस विकल्प में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आराधना होना चाहिए। ठीक है, तो ये विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। गीतिका का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1936। अणिमा का क्या है, 1943। ठीक है, उसके बाद अर्चना का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1950। आराधना का प्रकाशन वर्ष कितना है, 1953। तो ध्यान रखेंगे और इस प्रकार से इन प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए पैसेज है और पैसेज को पढ़ करके ही पैसेज के प्रश्नों को हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो पैसेज को सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, पैसेज क्या है, देखिए आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है और इसमें 81 से 85 प्रश्नों के बीच हमें करना है। ठीक है, तो पहले तो गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और प्रश्नों के फिर विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में अंकित करना है, वो तो बात की चीज है। आचरण की सभ्यता में भाषा सदा कैसे रहती है, मौन रहती है। इस भाषा का निघंटु, ठीक है, धवल पत्रों वाला है। ठीक है, निघंटु मतलब होता है
साहित्य शब्दकोश या पर्यायवाची कोश कहा जाए। सभ्यता चरण प्रखर नाद करता हुआ, सभ्यता चरण ये गलत लिखा हुआ है, सभ्य आचरण होना चाहिए, ठीक है। सभ्य आचरण, ठीक है। सभ्य आचरण कैसा होना चाहिए? प्रखर नाद करता हुआ भी मौन है, व्याख्यान देता हुआ भी गुप्त है, राग गाता हुआ भी सुर के भीतर है, मृदु वचन की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से घुली है, ठीक है। कैसे घुली है? मौन रूप से घुली है। और नम्रता दया प्रेम, ठीक है। कैसे? नम्रता दया प्रेम उदारता भी आचरण की भाषा है, ठीक। मनुष्य के जीवन पर इस मौन व्याख्यान का प्रभाव क्षणिक अथवा स्वअल्पजीवी नहीं अपितु सनातन होता है, ठीक है। बर्फ का दुपट्टा बांधे हिमालय इस समय तो अति सुंदर मालूम होता है, परंतु प्रकृति ने अगणित शताब्दियों के परिश्रम से रेत के एक एक कण समुद्र में, ठीक है, एक एक कण समुद्र में डुबो डुबो कर इस हिमालय के दर्शन कराए हैं। आचरण भी हिमालय की तरह कैसा होता है? ऊंचे कलश वाला मंदिर है। आचरण भी कैसा है? ऊंचे कलश वाला मंदिर है। यह वह आम का पेड़ नहीं जिसे जादूगर क्षण भर में हथेली पर जमा देता है। जमाने का मतलब क्या है? उगा देता है। इसके बनने में अनंत काल लगा है। पृथ्वी बन गई, सूर्य बन गया, नील पिंगल संध्या बन गई, तारागण आकाश में दौड़ने लगे, परंतु अभी तक आचरण सुंदर रूप से पूर्ण दर्शन नहीं हुए। कहीं कहीं उसकी छटा अवश्य दिखाई देती है, ठीक है। सुंदर आचरण का अभी भी दर्शन नहीं हुआ। क्या है? उसके कहीं कहीं छटाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके विकल्प में देख ले प्रश्न कौन कौन से आए हैं। तो गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो आचरण की सभ्यता दिया है, ये गलत है शब्द। यहाँ देखिए सभ्यता होगा, ठीक है। आचरण की सभ्यता है, सभ्यता की भाषा, सभ्यता का रोग इत्यादि नहीं है, बल्कि आचरण की सभ्यता। इसका शीर्षक क्या होगा? आचरण की सभ्यता, ठीक है। क्या होगा? आचरण की सभ्यता होगा इसका उपयुक्त शीर्षक, ठीक। ध्यान रखेंगे। पहले प्रश्न का जवाब क्या है? आचरण की सभ्यता। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। सभ्यता चरण प्रखर नाद करता हुआ भी मौन है। इस वाक्य में प्रखर शब्द क्या है? ये प्रखर शब्द की कोटि क्या है? व्याकरण के इकाई के आधार पर बताना है। सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है। साथियों देखिए, संज्ञा शब्द के पहले नाद, ठीक है, नाद के प्रारंभ में या पहले प्रयुक्त होने के कारण विशेषण का काम कर रहा है। प्रखर नाद, ठीक है। किस प्रकार का नाद? प्रखर नाद की बात कर रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर देखेंगे तो विशेषण के रूप में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर यह विशेषण का कार्य कर रहा है, ठीक। निघंटु शब्द का अर्थ है। निघंटु शब्द का क्या अर्थ है बताइए? तो बहुभाषा कोश है, पर्यायवाची कोश है, द्विभाषा कोश है। साथियों ध्यान रखिएगा, निघंटु जो कोश होता है वह संस्कृत साहित्य का या वैदिक साहित्य का क्या है? निघंटु कोश पर्यायवाची कोश है, ठीक है। पर्यायवाची कोश कहा गया है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। किसके बनने में अनंत काल लगा है? सूर्य के बनने में, हिमालय के बनने में, आचरण के बनने में। तो आप लोग जानते हैं जो आचरण है, इस आचरण के बनने में अनंत काल का समय, मतलब बहुत कम समय में नहीं बनता आचरण। आचरण को बनाने में बहुत लंबा समय खर्च होता है, ठीक है। नम्रता दया प्रेम और उदारता भी आचरण की भाषा है। इस वाक्य में नम्रता शब्द क्या है? संज्ञा है, अव्यय है, क्रिया विशेषण है। तो आप लोग जानते हैं ये जो शब्द है नम्रता भाववाचक संज्ञा है यहाँ पर, और इसको आप लोग ध्यान से नोट कर लेंगे, ठीक है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है।
भाववाचक संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। नम्रता भाववाचक संज्ञा है जो किसी शब्द के या किसी भाव को, गुण को, दशा को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, तो आपका जो यह विकल्प है वह होगा ए विकल्प। देखिए उड्डयन एक शब्द है, इसमें संधि विच्छेद क्या पूछा गया है होगा। ठीक है, तो उड्डयन जो शब्द है इसमें संधि विच्छेद उड्डयन, उत्डयन, उत्अयन लिखा हुआ है, जो कि इसमें से एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, तो प्रयुक्त में से कोई विकल्प नहीं होगा सही। तो यह विकल्प आपको सही करना है। और इसका जो सही विच्छेद है वह है उत धन ड य न। ठीक है, त का ड के वर्ण से मेल हो रहा है, इस कारण इस ड से मिलने के कारण त का ड कर दिया गया है। ठीक है, त का ड कर दिया गया है, उड्डयन हो गया है। ठीक, ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो उत्डयन शब्द उड्डयन का क्या है, उड्डयन का संधि विच्छेद है। आपका विकल्प इनमें से कोई नहीं सही है। ठीक है, ई उ री, देखिए ई उ और री के बाद, ठीक है, के बाद कोई असमान वर्ण की बात की नहीं जा रही है, असमान स्वर की बात की जा रही है। ठीक है, असमान स्वर आए, कोई, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, के बाद कोई असमान स्वर। ठीक है, कोई असमान स्वर उ कोई असमान स्वर और री के बाद कि कोई असमान स्वर आए। कोई असमान, समान आएगा तो भाई उसमें देखो समान स्वर रहने पर क्या हो, दीर्घ संधि हो जाएगा। असमान स्वर होना चाहिए, और जब यह होगा तो उसके स्थान पर ये व यहाँ नहीं होगा, वह हल व होगा, र हो जाता है। क्यों? और ये होता किस में है, यह होगा कौन, या किसका होगा, असमान स्वर आएगा तो जो स्वर रहेगा वो सेम अपने ही रूप में रहेगा, जबकि इस ई का या हो जाएगा, इस उ का व हो जाएगा, उ का ई का या, उ का व, और री का र हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो ये होता किस संधि में है, यह गुण स्वर संधि में होता है। किस संधि में होता है, गुण स्वर संधि में होता है नहीं। ठीक है, गुण स्वर संधि में नहीं होता है, इको यणचि। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वह इको यणचि होगा। ठीक है, यण स्वर संधि में होता है यह। गुण में क्या होता है, गुण में क्या होता है, ई का गुण स्वर संधि में क्या होता है, ए का आई, ओ का ओ, और री का रा हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ई का अर हो जाता है। आगे चलते हैं, में आपका विकल्प ए सही होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा समास की दृष्टि से अशुद्ध है। देखिए समास की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है, भरपेट में अव्ययी भाव समास है, सही है। रसोई घर में तत्पुरुष समास है, सही है। चाल चलन में अव्ययी भाव समास है, यह गलत है। क्यों? चाल चलन में दोनों पदों की प्रधानता है। ठीक है, इस कारण यहां पर चाल चलन में दोनों पद
में द्वंद्व समास होगा। ठीक है, द्वंद्व समास होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पदों की प्रधानता है। जहां पर उभय पद प्रधान हो वहां पर कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। ठीक है, तो विकल्प जो अशुद्ध है वह है आपका चाल चलन में अव्ययी भाव समास। ध्यान रखेंगे, इस समास में प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा होता है। आप लोग जानते हैं संख्यावाची द्विगु समास होता है। कौन सा समास है? द्विगु समास। प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची। ठीक है, और दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा। ध्यान रखेंगे, तो इसे क्या कहा जाता है? द्विगु समास कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आपका द्विगु समास होगा। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? दोनों ही पद अप्रधान होते हैं। पहला पद बहुब्रीहि में क्या होता है? प्रथम पद या पूर्व पद उत्तर पद कर लेते हैं। पूर्व पद उत्तर पद दोनों ही अप्रधान। ठीक, क्या दोनों ही अप्रधान होते हैं? कोई विशेष अर्थ देता है ना, कोई विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है, विशेष अर्थ देता है, तीसरे अर्थ की ओर विशेष अर्थ देने वाला शब्द, अर्थ दे शब्द। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे बहुब्रीहि समास। द्वंद्व क्या होता है? द्वंद्व में दोनों पदों की उभय पद प्रधान, दोनों पदों की प्रधानता। ठीक है, उभय पद प्रधान, उभय पद की प्रधानता हो। ठीक है, तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। जो प्रथम संख्यावाची जो पद होता है वह क्या है? यह प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञा, तो ये द्विगु समास में होगा। ध्यान रखिएगा इसको। आगे औद्योगिक समूह और समाहार की बात भी की जाती है। देखिए, शुद्ध वर्तनी यहाँ पर आपको चयनित करना है। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? उज्ज्वल, श्रृंगार और श्रृंखला दिए गए शब्द हैं। देखिए इसमें कौन सा सही शब्द है? तो देखिए, उत और ज्वल दो शब्द से मिलकर के बनता है, तो यह जो शब्द है आपका वह तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उज्ज्वल जो है इस प्रकार से लिखा जाता है, उज्ज्वल। दूसरा शब्द है श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार शब्द कैसे लिखा जाता है? श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर ऐसे लिखा है तो ये देखिए उस तरह से लिखना पड़ेगा। श्रृंखला आपका शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, श्रृंखला जो है वह शुद्ध वर्तनी, श्रृंखला शुद्ध वर्तनी है। अगर श्रृंखला ऐसे लिखा गया होता तब वह निश्चित रूप से गलत होता। ठीक है, श्रृंखला जो है शुद्ध लिखा हुआ है, तो उपर्युक्त में से एक तो सही है, वही विकल्प का आपका चयन करना है। किस समास में कोई शब्द प्रधान नहीं होता? दोनों शब्द मिलकर एक नया शब्द का अर्थ प्रकट करते हैं। अभी मैंने बताया आपको पिछले ही उदाहरण में बहुब्रीहि समास। ठीक, बहुब्रीहि समास में क्या होता है? उसमें बहुब्रीहि समास है, कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता। क्या होता है? कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता। ठीक है, क्या होता है तब? दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, एक क्या करते हैं? नया अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे
नीलकंठ। ठीक है, नीलकंठ क्या है? नीला है कंठ जिसका, है कंठ जिसका, तो इसका क्या मतलब होता है? भगवान शिव। ठीक है, शिव को कहा गया है नीलकंठ। जैसे पीतांबर, ठीक है, पीला है वस्त्र जिसका। ठीक है, अब देखिए पीला अंबर, दो अर्थ अलग अलग हैं। पीला है वस्त्र जिसका अर्थात विष्णु या श्री कृष्ण। ठीक है, श्री कृष्ण का भी वस्त्र पीतांबर होता है और विष्णु को भी कहा जाता है पीतांबर धारण करने वाला। तो इस प्रकार से यह विशेष अर्थ देने वाले शब्द रूढ़ शब्द हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वरभंग किसका प्रकार, किस प्रकार का अनुभव है? देखिए अनुभवों की बात की गई है। अनुभव किसे कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं जो रस के अंग होते हैं उनमें एक प्रमुख अंग अनुभव भी होते हैं। ठीक है, तो अनुभव में देखा जाए तो अनुभव कितने होते हैं? अनुभवों की संख्या 4 है। ठीक है, कितनी है? अनुभव 4 होते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से अनुभव हैं? तो अनुभव 4 होते हैं और उनमें चारों अनुभव कौन कौन से प्रकार के होते हैं? वाचिक अनुभव। अनुभव किसे कहते हैं सबसे पहले तो ये जान लिया जाए। देखिए अनुभव हैं क्या? अनुभव उन्हें कहा जाता है जो भावों के पश्चात आते हैं। ठीक है, भावों के पश्चात आने वाले जो शब्द होते हैं, जो भाव होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम लोग अनुभव कहते हैं। और अनुभव 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कायिक अनुभव, सात्विक अनुभव और वाचिक आहार। कायिक, सात्विक, सात्विक को ही मानसिक आहार भी, मानसिक अनुभव भी कहा जाता है। सात्विक, कायिक, सात्विक, वाचिक। वाचिक और आहार। मनसा वाचा कर्मणा का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। मनसा वाचा कर्मणा एक प्रकार से अनुभव के ही। तो ये जो सात्विक अनुभव हैं इन्हीं को हम लोग कितने भेदों में बांट लेते हैं? इनके हम लोग 8 भेद करते हैं। ठीक है, सात्विक अनुभव के 8 भेद होते हैं और उनमें से 8 के मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। इनकी सूची आप बना लीजिएगा, इसी प्रकार से बना लीजिएगा जिस तरह से, जिससे कि आपको याद रहे। ठीक है, सात्विक अनुभव कितने होते हैं? सात्विक अनुभव कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से हैं उनको आप लोग देख लीजिए एक एक करके। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, तो सभी के मैं नाम नोट कर देता हूं। देखिए सबसे पहले स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग। स्तंभ, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग। ठीक है, स्वरभंग। उसके बाद क्या है? कंप, वैवर्ण, अश्रु, प्रलय। कंप, वैवर्ण, कंप, वैवर्ण, अश्रु, प्रलय। ठीक है, अश्रु और प्रलय ये सात्विक अनुभव हैं और ये 8 होते हैं। सात्विक अनुभवों की संख्या कितनी होती है? ये 8 होते हैं। 8 भेद हैं सात्विक अनुभवों के।
ध्यान रखिएगा। अनुभाव तो 4 हैं, कायिक, सात्विक, वाचिक, आहार्य और सात्विक या मानसिक को ही क्या कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में। पहला तो कौन सा है? स्तंभ, दूसरा स्वेद, तीसरा रोमांच, चौथा क्या है? स्वरभंग, कंप, वैवर्ण, अश्रु, प्रलय। ये सभी मानसिक आहार या सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में देखिए तो आपको स्वरभंग दिखेगा, और स्वरभंग किस प्रकार का अनुभाव है? तो सात्विक अनुभाव है। ठीक है, किस प्रकार का अनुभाव है? सात्विक अनुभाव है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रारब्ध का विलोम शब्द क्या है? प्रारब्ध का विलोम शब्द क्या है? निरब्ध, अप्रारब्ध, अनारब्ध। तो साथियों अनारब्ध जो होगा वह प्रारब्ध का विलोम होगा। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है? किस वाक्यांश के लिए? तो देखिए कुछ वाक्यांश हैं आपके सामने जो बहुत बोलता है, मितभाषी, जिस स्त्री को कोई संतान न हो, बांझ, क्रम के अनुसार यथाक्रम, लेकिन जो बहुत बोलता हो वह तो वाचाल होता है। क्या होता है? वाचाल होता है। जो कम बोलता है उसे हम लोग मितभाषी कहते हैं। जो कम बोलता है वो क्या है? मितभाषी है। मितभाषी है वह। उसके अतिरिक्त जिस स्त्री को कभी संतान कोई न हो वह बांझ है, क्रम के अनुसार जो है वह यथा क्रम है। ठीक है, तो आपका विकल्प जो है कौन सा विकल्प होगा सही? मितभाषी, जो कम बोलता है। ठीक है, किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के विकल्प देना है, वहां पर रिक्त स्थान पर देख किया जा सकता है। क्या देखकर किया जा सकता है? चरित्र, स्वभाव, आचरण। तो देखिए जब भी कभी रिक्त स्थान की पूर्ति संबंधित प्रश्न आते हैं तो इसमें क्या होता है? वाक्य संरचना और वाक्य के अर्थ निरूपण के बारे में हमसे हमारा मूल्यांकन किया जाता है। तो ऐसे स्थानों पर क्या करते हैं? समुचित अर्थ देने वाले शब्दों को रखना होता है। ठीक है, तो क्या होगा? किसी सब समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के आचरण को देखकर किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका जो विकल्प होगा वह सही होगा। कौन सा विकल्प? सी विकल्प। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है? कौन सा गलत सुमेलित है? 9 2 11 होना, भाग जाना, नजर पर चढ़ना, आंख बचाना, नजर करना, भेंट करना। ठीक है, नजर करना, भेंट करना। साथियों देखिए नजर पर चढ़ना जो है, आंख बचाना है, यह जो विकल्प है इस विकल्प में आपको जो अर्थ दिया गया है वह सुमेलित नहीं है। कैसा है? वो गलत सुमेलित है। तो आपका जो विकल्प है वह बी विकल्प सही होगा। बी विकल्प में गलत सुमेलन दिया गया है। और बाकी 9 2 11 होना का अर्थ क्या हो गया? पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए, भाग गए। नजर करना, श्याम ने अपने अध्यापक को एक कलम नजर किया। ठीक है, एक भेंट किया। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से मात्रिक छंद का विकल्प कौन सा है? देखिए मात्रिक छंद से संबंधित विकल्प पूछा गया है। कौन सा विकल्प मात्रिक छंद का है? साथियों ध्यान रखिए, छंद मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं और वर्तमान में प्रचलित एक और भी छंद है जो कि मुक्तक छंद कहा जाता है। और मुक्तक छंद के प्रणेता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। और इस छंद को क्या कहा जाता है? केचुआ छंद भी कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जो छंद है वो मुख्य रूप से 3 भेद किए जाते हैं। ठीक है, वर्णिक वृत्ति भी होता है, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और वर्णिक वृत्त। ठीक है, और एक चौथा भेद है मुक्तक छंद। लेकिन हम लोग यहाँ पर केवल 2 चीज देखेंगे। क्या? एक है मात्रा
जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मात्रिक छंद कहते हैं, और जिनमें वर्णों की गिनती की जाती है वो वार्णिक छंद होते हैं। ठीक है, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, मात्राओं की गणना जहां पे होती है मात्रिक छंद, जहां पे वर्णों की गणना होती है वार्णिक छंद होता है। अब देखिए वार्णिक छंद भी अर्ध सम और विषम के आधार पर 3 भेद होते हैं। और सम मात्रिक छंद, सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। ठीक है, तो यहां पर देखिए 3 प्रकार के छंदों का विधान देखने को मिलेगा। तो देखिए सम मात्रिक छंद कौन सा है, चौपाई छंद क्या है, सम मात्रिक छंद है। ठीक है, चौपाई क्या है, सम मात्रिक छंद है चौपाई। अर्ध सम क्या है, सोरठा भी है और दोहा भी। ठीक है, सोरठा भी है और दोहा भी, ध्यान रखिएगा, सोरठा और दोहा दोनों ही क्या है आपके अर्ध सममात्रिक छंद हैं। वार्णिक छंदों में देखिए तो कवित्त हो जाएगा, कवित्त क्या है, वार्णिक छंद है, और भुजंग प्रयाद भी क्या है, वार्णिक छंद है। भुजंग प्रयाद क्या है, वार्णिक छंद है। सालिनी भी वार्णिक छंद है। ठीक है, इसके अलावा भी और भी वंशस्थ इत्यादि जो है, उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्र, वंशस्थ, मंदाक्रांता, ढेर सारे छंद वार्णिक छंद है। और मात्रिक छंदों में भी ढेर सारे छंद हैं, हर गीतिका है, बरवय है, ठीक है, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ मात्रिक, इस प्रश्न के आधार पर मैंने इतना आपको बता दिया, और चीजें और भी हैं उनको नोट करिएगा, पुस्तक से पढ़िए। ठीक है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। देखिए इसमें कौन सा छंद पूछा गया है, क्या छंद है इस दिए गए पंक्तियों में। तो देखिए बड़ा हुआ तो क्या हुआ, ठीक है, जैसे पेड़ खजूर। ठीक, अब गिनती कर लेते हैं, 3 3 6 4 10 3 13 2 15। यहाँ देखिए कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो इसमें संयुक्त जहां है वहां पर एक ही मात्रा होना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 4 2 6 2 8 2 10 3 13। ठीक है, इस प्रकार देखिए तो 13 और 2 2 4 2 6 7 1 8 3 11, 13 11 मात्राएं आपको प्राप्त होती हैं। तो 13 और 11 विषम चरणों में 13 मात्राएं, सम चरणों में 11 मात्राएं जहां पर होती है वहां पर क्या होता है, दोहा छंद होता है। ठीक है, वहां पर दोहा छंद होता है, तो इसलिए इस पंक्ति में कौन सा छंद होगा, दोहा छंद होगा। टिक कर लीजिए। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस लक्षणा को अजहत स्वार्थ लक्षणा भी कहा जाता है। अजहत स्वार्थ लक्षणा भी किसे कहते हैं, तो लक्षण लक्षणा, उपादान लक्षणा, विपरीत लक्षणा। तो आप लोग साथियों जानते हैं कि यह जो अजहत लक्षणा है, अजहत स्वार्थ लक्षणा, यह उपादान लक्षणा को कहा जाता है। ठीक है, उपादान लक्षणा को कहा जाता है, और उपादान लक्षणा जो है अजहत स्वार्थ लक्षणा के नाम से भी जानी जाती है। उपादान लक्षणा में क्या होता है, लक्षणा का वह भेद है जिसमें मुख्य अर्थ ज्यों का त्यों बना रहता है, और बने रहने के बावजूद भी अन्य अर्थ या कोई और अर्थ भी ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, तो यह जो विकल्प है आपका उपादान लक्षणा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कालक्रमानुसार आचार्यों का कौन सा क्रम सही है। देखिए जो संस्कृत के आचार्य कवि हैं, जो उनके समय आपको बताने हैं, तो भामह,
का समय क्या है, दंडी का समय क्या है, मम्मट का समय क्या है, आनंदवर्धन का समय क्या है, ठीक है, और मम्मट का क्या समय है, किस दौर में ये लोग थे। तो 6वीं शताब्दी में आप लोग जानते हैं आनंद वर्मा भामा का जो समय है वह 6वीं शताब्दी है, ठीक है। 6वीं शताब्दी कौन सी, छठी छठवीं शताब्दी का पूर्वार्ध, ठीक है, पूर्व में ही हुए थे, पूर्वार्ध का पूर्वार्ध पूर्वार्ध 6वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है समय इनका। दंडी का क्या समय है, 7वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी। और आनंदवर्धन का समय क्या है, 9वीं शताब्दी, ठीक है, 9वीं शताब्दी है आनंदवर्धन का समय। जबकि मम्मट जो हैं वह 11वीं शताब्दी के आसपास विद्यमान थे, ठीक है। किस शताब्दी के आसपास विद्वान थे, 11वीं शताब्दी के आसपास विद्यमान थे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। दंडी 7वीं शताब्दी के आसपास विद्यमान है, आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी के आसपास थे, और मम्मट जो है 11वीं शताब्दी के आसपास थे। लेकिन क्या है कि ये पूर्वार्ध में नहीं है बल्कि उत्तरार्ध में थे। उत्तरार्ध ध्यान रखना है और उत्तरार्ध ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मम्मट विद्वान उपस्थित थे ये सभी। तो इनका जो क्रम है वह है भामा, दंडी, आनंदवर्धन और मम्मट। तो विकल्प आपका जो होगा वह सी सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प सी सही होगा। क्यों, आगे चलते हैं। देखिए, रस सूत्र के व्याख्याकारों का और उनके सिद्धांतों का समन्वय सुमेलन करना है। देखिए, रस सूत्र एक है और उस रस सूत्र को क्या कहा जाता है, रस सूत्र है। और उस रस सूत्र को आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा, पढ़ा भी होगा। और वह रस सूत्र किसने दिया है, रस सूत्र के प्रणेता कौन है, वह रस सूत्र है भरत मुनि के द्वारा रचित, ठीक है। रस सूत्र क्या है, विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद रस, संयोगाद रस, विभावानुभाव, संयोगाद रस, निष्पत्ति, ठीक है, निष्पत्ति, ये रस सूत्र है। और इस रस सूत्र में विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद, व्यभिचारी, संयोगाद रस निष्पत्ति, ठीक है। तो इस रस सूत्र में देखिए विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद रस निष्पत्ति की बात की गई है। मतलब विभाव है, अनुभाव है और व्यभिचारी भावों का जो संयोग होता है उससे रस की निष्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है। और इस सिद्धांत, इस रस सूत्र की व्याख्या किस किसने की है, तो वो है भट्टलोलट ने की, संकुक ने की, नायक ने की, अभिनव गुप्त ने की। और इन लोगों ने क्या किया कि सिद्धांत बनाए। और कौन सा सिद्धांत बनाए, भट्टलोलट ने क्या किया, उत्पत्तिवाद का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया, उत्पत्तिवाद का सिद्धांत दिया। संकुक ने क्या किया, अनुमतिवाद का सिद्धांत दिया, ठीक है। भट्टनायक ने क्या किया, भुक्तिवाद या भोगवाद का सिद्धांत दिया। और
जो अभिनव गुप्त हैं अभिव्यक्ति का सिद्धांत देते हैं। किसका सिद्धांत देते हैं? अभिव्यक्ति का सिद्धांत देते हैं। इस क्रम को अगर सुमेलित करना हो तो देखिए ए का 4 और बी का 3 और सी का 2 साथ ही डी का 1, जिस भी विकल्प में होगा वह विकल्प आपका सही होगा। तो देखने पे साथ ही आपको कहीं पे भी यह विकल्प दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए आपका जो विकल्प होगा उत्तर वह होगा ई विकल्प, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखिए यह जो सिद्धांत है, इन सभी सिद्धांतों को एक क्रम से अगर देखा जाए तो भट्ट, लोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त, इन्होंने एक एक करके क्या किया कि सिद्धांत दिए। कौन से सिद्धांत हैं इनके? इन सिद्धांतों के नाम देखिए, सिद्धांत कौन से हैं? तो सबसे पहले उत्पत्तिवाद का सिद्धांत दिया। उत्पत्तिवाद क्या दिया? उत्पत्तिवाद का सिद्धांत दिया। उत्पत्तिवाद के सिद्धांत को आरोपवाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरोपवाद भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। शंकुक का जो सिद्धांत है वह क्या है? अनुमतिवाद है, अनुमितिवाद है। इसके अतिरिक्त नायक का जो सिद्धांत है वह भुक्ति या भोगवाद है। ठीक है, भुक्ति या भोगवाद के नाम से प्रसिद्ध है। जबकि अभिनव गुप्त का जो सिद्धांत है वह क्या है? अभिव्यक्तिवाद है। ठीक है, अभिव्यक्तिवाद के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, इनके जो दर्शन है तो देखिए अभिव्यक्ति अभिनव गुप्त किस दर्शन से संबंधित है? शैव दर्शन से संबंधित है। ठीक है, किस दर्शन से संबंधित है? शैव दर्शन से संबंधित है। जबकि भट्टनायक किस दर्शन से संबंधित है? भट्टनायक जो है सांख्य दर्शन से, और शंकुक जो है, शंकुक ने किस दर्शन का? शैव दर्शन और सांख्य दर्शन न्याय दर्शन से संबंधित हैं। और लोलट जो है मीमांसा दर्शन। ठीक है, इनका जो दर्शन है वो कौन सा है? मीमांसा दर्शन। शंकुक का न्याय दर्शन और नायक का कौन सा दर्शन है? सांख्य दर्शन है। ठीक है, ध्यान से इस चीज को देख लीजिएगा। आपसे इंडिविजुअल प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि अभिनव गुप्त किस दर्शन से जुड़े हुए थे, उनका दर्शन कौन सा है? तो शैव दर्शन है। ठीक है, आगे चलेंगे। सूची है 1 और 2, उसी को सुमेलित करना है। देख लेते हैं। संकल्प, सूरज, काका, मोटर, रेलगाड़ी, 4 प्रकार के शब्द हैं। तद्भव शब्द कौन सा है? देशज शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है? विदेशी शब्द कौन सा है? संस्कार शब्द कौन सा है? साथियों देखिए, जो संकल्प शब्द है, संकल्प शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द है। ठीक है, संकल्प शब्द। विदेशी शब्द क्या है? मोटर शब्द है विदेशी। और संकर शब्द रेलगाड़ी, रेलगाड़ी क्या है? विदेशी शब्द है। ठीक है, रेलगाड़ी विदेशी शब्द है, ध्यान रखिएगा। रेलगाड़ी जो है विदेशी शब्द है। देशज शब्द काका है, काका विदेशी शब्द है। तद्भव जो है सूरज है। ठीक है, सूरज जो है वो तद्भव शब्द है। तो संकल्प का जो विकल्प है वो 3, सूरज, सूरज किसमें है? तद्भव में है। सूरज किसमें है? तद्भव में। काका क्या है? देशज है। मोटर क्या है? मोटर क्या है? विदेशी है। रेलगाड़ी क्या है? संकर है। तो 3 1 2 3 1 2 4 5 3 1 2 4 5 3 1 2 4 5 विकल्प आपका सी सही होगा। ठीक है, विकल्प आपका सी सही होगा। संकर शब्द किसे कहते हैं?
जो दो भाषाओं के अलग अलग शब्द एक हो जाते हैं तो संकर शब्द होते हैं। विदेशी शब्द कौन से हैं? जो विदेशों से आगत शब्द हैं और हिंदी में प्रचलित हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द कौन है? संस्कृत की परिपाटी में जो प्रचलित शब्द हैं वही तत्सम शब्द हैं। देशज क्या है? जो क्षेत्रीय भाषा में बोलचाल के माध्यम के जो शब्द हैं जो अब हिंदी में प्रचलित हैं वो देशज शब्द हैं। और तद्भव कौन से शब्द हैं? जो संस्कृत में प्रचलित थे लेकिन प्राकृत और पाली के कारण उनका रूप बदल गया और नई नवीन रूप में परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रचलित हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम नहीं बल्कि तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, इस चीज को नोट रखिएगा। विकल्प आपका सही होगा सी विकल्प। ठीक है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? शब्द युग्म में दिया है और उनमें से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है उसको बताना है। देखिए, जरठ जठर, जवान पेट, तुरंग तरंग तुरंग, तरंग लहर होती है, तुरंग घोड़ा होता है, ज्वर बुखार है और ज्वार जो है उफान है। देखिए साथियों, जरठ जो होता है, जरठ जवान नहीं होता बल्कि बूढ़ा। ठीक है, बूढ़ा को जरठ कहते हैं। और जठर जो है पेट है। तो कौन सा सही नहीं है? तो विकल्प आपका ए सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है ए विकल्प में। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है इसको बताना है। तो कौन सा युग्म सही है बताइए देख करके। साथियों देखिए, इसमें जो युग्म सही है वह कौन सा युग्म है? तो द्विज ब्राह्मण होता है लेकिन पृथ्वी नहीं होता, सुरभि स्वर्ण और सुगंध होता है, अंक संख्या है लेकिन आनंद नहीं है बल्कि गोद होता है। देखिए यहाँ पे सुरभि जो है सुंदर सुगंधित हवा के लिए और स्वर्ण के लिए, दोनों के लिए अनेकार्थी सही शब्द है। इसलिए आपका जो विकल्प होगा वह विकल्प कौन सा सही होगा? वह 104 में आपको बी विकल्प सही दिया गया है। ठीक है, बी विकल्प सही है। जबकि जो द्विज है, द्विज शब्द ब्राह्मण नहीं बल्कि ब्राह्मण के अलावा देखिए, ब्राह्मण के अलावा पक्षी और दांत को भी कहा जाता है। ठीक है, पक्षी भी द्विज कहलाते हैं और दांत मतलब जिनका दोबारा जन्म होता है वो द्विज कहलाते हैं। जबकि अंक क्या है? अंक संख्या है और गोद है। संख्या दिया है, गोद में को भी अंक कहते हैं और किसी भाग को भी अंक कहा जाता है। नाटक का जो भाग होता है उसे हम लोग अंक कहते हैं। ठीक है, जबकि सुरभि जो है वह स्वर्ण और सुगंध दोनों के लिए प्रचलित है। तो आपका विकल्प जो होगा 104 में 2 होगा। ठीक है, बी होगा। निम्नलिखित वाक्य, निम्नलिखित शब्दों का मूल शब्द तथा इसमें लगे प्रत्यय कौन सा युग्म सही है? सुंदरता, सुंदरता। ठीक है, सही। कठिन और आई, बचपन और पन। तो देखिए, जो बच्चा है, ये बच्चा क्या है? मूल शब्द, मूल शब्द है, न कि बच। ठीक है, तो बच्चा शब्द में पन प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, पन क्या है? प्रत्यय है। इसलिए ये जो बच शब्द में लगा हुआ है यह आपका विकल्प गलत है। तो जो मूल शब्द इसमें लगे प्रत्यय का युग्म गलत है वह विकल्प आपका सी विकल्प हो जाएगा। सही क्या है? बच्चापन। ठीक है, तो बचपन शब्द बनता है, बचपन बनता है बच्चा और पन में, मूल शब्द बच्चा है। ठीक है, आगे चलते हैं। पारिभाषिक शब्दों का अर्थ किस शब्द शक्ति में रहता है? पारिभाषिक शब्दों का अर्थ किस शब्द शक्ति में रहता है? तो देखिए, जो पारिभाषिक शब्द होते हैं वे सदैव क्या देते हैं? सांकेतिक अर्थ देते हैं। पारिभाषिक शब्द क्या देते हैं? सांकेतिक अर्थ देते हैं। और सांकेतिक अर्थ किसमें मिलता है? अभिधा शब्द शक्ति में। अभिधा शब्द शक्ति में क्या मिलता है? सांकेतिक अर्थ। अभिधा शब्द शक्ति में सांकेतिक अर्थ मिलता है। ठीक है, लेकिन देखिए लक्ष्यार्थ किस में मिलता है? लक्षणा शब्द शक्ति में। लक्ष्यार्थ की प्राप्ति कहाँ होती है? लक्ष्यार्थ की प्राप्ति कहाँ होती है? तो आप लोग जानते हैं लक्षणा शब्द शक्ति में। लक्षणा शब्द शक्ति में क्या होता है?
लक्षणा शब्द शक्ति में, अभिधा शब्द शक्ति में सांकेतिक अर्थ, अभिधा में सांकेतिक अर्थ, लक्षणा में लक्ष्य अर्थ और व्यंग्यार्थ, व्यंग्यार्थ की प्राप्ति कहाँ होती है? व्यंजना शब्द शक्ति में। ठीक है, व्यंजना शब्द शक्ति में व्यंग्यार्थ की प्राप्ति होती है। ध्यान रखेंगे इसका, व्यंजना शब्द शक्ति में व्यंग्यार्थ की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पारिभाषिक शब्द होते हैं, देखिए पारिभाषिक शब्दों की क्या कहानी है कि वो सांकेतिक अर्थ ही देते हैं। ठीक है, उसमें व्यंग्यार्थ या लक्ष्यार्थ नहीं होता, इसलिए आपका ये विकल्प भी सही होगा। ठीक है, देखिए संविधान के अनुच्छेद के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी भाषा में आवेदन दे सकता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो देखिए इसमें जो आपका विकल्प होगा वह है अनुच्छेद सी। ठीक है, अनुच्छेद सी 350 में यह बात कही गई है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी भाषा में आवेदन दे सकता है। ठीक है, किसी भी भाषा में आवेदन दे सकता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। देखिए यह जो भारत की संवैधानिक भाषा की स्थिति है 343 में क्या है? भाषा, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि संविधान के भाग 17 में भाषा की बात की गई है। और किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 343 से लेकर 343 अनुच्छेद, इस अनुच्छेद के बीच में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के बीच में भाषा का प्रावधान में देखने को मिलता है। किस के बीच में मिलता है? 351 से लेकर 343 से लेकर 351 के बीच में भाषा संबंधी जो प्रावधान है वो देखने को मिलेगा। किस अनुच्छेद में? 343 से 351 के बीच। और किस भाग में? भाग 17 में, संविधान के भाग 17 में और अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में। और अनुसूची कौन सी है? अनुसूची कौन सी है? तो साथियों याद रखिएगा, अनुसूची 8वीं है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का भाषाएं उल्लिखित हैं? तो कुल मिलाकर के 22 भाषाएं उल्लिखित हैं। कितनी? 22 भाषाएं। ये भाषाएं प्रारंभ में कितनी थी? ये भाषाएं प्रारंभ में 14 ही थी। ठीक है, जब संविधान का निर्माण किया गया था तो उस समय प्रारंभ में 14 ही भाषाएं थी। वर्तमान में 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में संकलित हैं। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। और यह संविधान की वैधानिक स्थिति है, इसको आपको ध्यान रखेंगे। समय समय पे कुछ परिवर्तन हुए हैं, उनको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 343, देखिए 343 में क्या है कि भारतीय जो भाषा होगी वो क्या होगी? देवनागरी लिपि होगी और संघ की भाषा हिंदी होगी। ठीक है, तो यह प्रावधान किया गया है। जबकि संविधान की भाषा के बारे में बताया गया है 343 में कि राजभाषा हिंदी होगी। ठीक है, 343 में क्या बताया गया है कि राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी। ठीक है, होगी। साथ में ही जो 344 अनुच्छेद है, तो 344 अनुच्छेद किससे जुड़ा हुआ है? ये राज्य भाषा आयोग से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? 5 वर्ष में राजभाषा आयोग के गठन से। ठीक है, राजभाषा आयोग और समिति से जुड़ा हुआ है। आयोग और समिति से जुड़ा हुआ है। जबकि 343 क्या कहता है? 343 कहता है कि यह 343 में यदि कोई जनसंख्या के आधार पर कोई क्षेत्र अपनी बोली का मांग कर रहा है तो राष्ट्रपति क्या करेगा? उस राज्य में शासकीय प्रयोजन के लिए उस भाषा को मान्यता देने का उपबंध कर सकता है। ठीक है, मतलब जनसंख्या के आधार पर अगर कोई मांग करता है कि इस प्रांत की भाषा हमारी ये रखी जाए तो राष्ट्रपति इस प्रकार का उपबंध
कर सकता है। ठीक है, मतलब क्षेत्रीयता के आधार पर 47 में उपबंध करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनहु नील मणिशैल पर आतप परेव प्रभात। देखिए दोहा है और इस दोहे में अलंकार पूछा गया है, किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी जनु जानहु मनु मानहु ज्यों त्यों इत्यादि शब्दों का प्रयोग पंक्ति में मिल जाए तो आसान है कि उसमें आप उत्प्रेक्षा अलंकार देख सकते हैं। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, उपमेय में ही उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है। ठीक है, इसलिए इन पंक्तियों में देखिए तो उत्प्रेक्षा अलंकार देखने को मिलेगा। दृष्टव्य होगा यमक अलंकार और विभावना की बात की गई है। विभावना अलंकार में बिना कार्य के ही कारण संपन्न हो जाता है, और जबकि यमक अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और दोनों ही बार उस शब्द के अर्थ थोड़ा सा भिन्न रहते हैं। ठीक है, विभावना अलंकार में क्या होता है, बिना कार्य के कारण संपन्न हो जाता है, और यमक अलंकार में क्या होता है, एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है और उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो शब्दों की आवृत्ति होती है यमक अलंकार में, और जबकि बिना कार्य के कारण के हो जाए वहां पर विभावना अलंकार होगा। प्रस्तुत पंक्ति में मनहु नीलमन शैल पर पर्यो आपत पर्यो प्रभात, तो इस पंक्ति में देखिए तो आप उत्प्रेक्षा अलंकार आपको मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है। ठीक है, तो ओष्ठ वर्ड नहीं है कौन सी ध्वनि, तो देखिए प प ब भ और म, ये पांचों ही ध्वनियां क्या हैं, ओष्ठ हैं। ठीक है, ओष्ठ ध्वनियां हैं, जबकि ट ठ ड ढ ड़ ये मूर्धन्य हैं, मूर्धन्य ध्वनियां हैं या वर्ण हैं। ठीक है, तो ये जो विकल्प है आपका सी, ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जिस संज्ञा में किसी भाव दशा धर्म या गुण का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है। सीधी सी बात है भाई, जानते हैं आप लोग, जिसमें गुण धर्म दशा का बोध होता है वो भाववाचक संज्ञा होती है। विकल्प आपका कौन सा सही होगा, विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। बी विकल्प भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, जिसमें भाव की बात की गई, दशा की बात की गई, धर्म की बात की गई, गुण की बात की गई, तो वो भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, भाव दशा धर्म गुण का गुण की बात की जाती है। ठीक है, जबकि किसी द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी जिसकी नाप या तौल की जा सके ऐसी वस्तु को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और जिन शब्दों से किसी वस्तु की जाति या वस्तु या मनुष्य की जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो साथियों देखिए 110 प्रश्न हम लोगों ने किया है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे के प्रश्न करेंगे। ठीक है, नमस्कार।